नमस्कार, मेरा नाम है सुशील नाथ। संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सबको पता है, बीते 26 से 29 सितंबर के बीच यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई और ये जो परीक्षा हुई है, ये नए पैटर्न पर आयोजित की गई है। नए पैटर्न यानी इससे पहले जो सिलेबस था, वो 2018 में आया था और उस समय क्या किया गया था कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर निर्धारित किए गए थे और वैकल्पिक विषय 1 रखा गया था, जो कि उससे पहले 2 वैकल्पिक विषय होते थे। तो जो पैटर्न था 2023 से पहले, उसमें सामान्य अध्ययन के 4 पेपर 1, 2, 3, 4 और 1 वैकल्पिक विषय होता था। अभी 2023 में यूपी पीसीएस ने वैकल्पिक विषय के पेपर को हटा दिया और उसकी जगह सामान्य अध्ययन के सिलेबस के अंतर्गत 2 नए पेपर जोड़ दिए। तो पहले 4 पेपर होते थे, 2 पेपर अब जोड़ दिए गए, तो टोटल पेपर कितने हो गए? 6। टोटल 6 पेपर हो गए हैं वर्तमान के सिलेबस में। तो जब 2 नए पेपर जोड़े गए, तो सबसे बड़ी चुनौती थी सबके लिए, वो ये थी कि इसका जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि पहले जो सिलेबस था उसमें यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, चाहे वो इतिहास खंड से संबंधित उत्तर प्रदेश विषय के प्रश्न हो, भूगोल से संबंधित हो, राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, वो उन्हीं प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे जाते थे। जैसे इतिहास के प्रश्न पूछने हो तो वो इतिहास खंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई सवाल पूछ लिया। ऐसे ही राज्य व्यवस्था में होता था और ऐसा ही भूगोल में होता था, या जो भी विषय हैं जहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई खंड आता है तो उसके प्रश्न वहीं पूछ लिए जाते थे। तो जो नया सिलेबस बनाया गया, उसमें आयोग ने क्या किया कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष जो खंड बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम इन 2 नए प्रश्न पत्रों के अंतर्गत समाहित कर दिया गया, यानी पेपर 5 और पेपर 6 के अंतर्गत। तो इसकी आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे पेपर 5 को लेकर के। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह की थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। तो जब नया सिलेबस आया वर्तमान परीक्षा के लिए, तो उसमें 2 नए पेपर जोड़े गए और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, चुनौती ये थी कि इसके लिए क्या पढ़ा जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम भी नया था और पाठ्य सामग्री इसके लिए मार्केट में उपलब्ध नहीं थी और कोचिंग वाले भी इसको लेकर के नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते थे वो इतिहास के अंतर्गत पढ़ा दिया। जो भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं उसी में उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुए उसके अंतर्गत उसको पढ़ लेते थे। यही भूगोल में होता था, यही राज्य व्यवस्था में होता था, और भी जो खंड है करंट अफेयर्स चाहे हुआ उसके अंतर्गत होता था। अब क्या हुआ, स्पेसिफिक सिलेबस हो गया। अब सिलेबस तो स्पेसिफिक हो गया लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं था। तो संस्कृति आईएएस के सामने भी एक चुनौती आई कि एक कम समय में, कि मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी सितंबर के अंत में और बीच में इस दौरान 4-5 महीने का समय था, तो इस दौरान हम क्या करें, एक इस तरह की स्टडी मटेरियल तैयार करें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सके। तो हमारी टीम ने एक मीटिंग की और उसमें हमने सिलेबस को देखा और जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न थे उनके टेंडेंसी को देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। और जो सिलेबस दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक पुस्तक तैयार की पेपर 5 के लिए और एक पुस्तक तैयार की पेपर 6 के लिए, और इसको हमने नाम दिया यूपी बुक। इसको आप यहां देख सकते हैं, यह पुस्तक थी यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 5, और इसी तरह की दूसरी किताब है यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 6। दोनों किताबें लगभग 250 पेज की हैं। ये तो हो गई बात कि हमने पुस्तक तैयार की, लेकिन आज हम चर्चा पेपर 5 को लेकर ही क्यों कर रहे हैं, इसके बाद पेपर 6 को लेकर करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो पेपर पूछा गया है इस बार, उसमें 20 प्रश्न पूछे गए हैं। उस 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से पूछे गए। इसी तरह पेपर 6 की किताब से भी 20 में से 18 प्रश्न पूछे गए। अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 या प्रश्न संख्या 2, जो भी 18 प्रश्न हैं वो इस किताब के किस पेज संख्या से हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रश्न है, प्रश्न की कोई मूल विषय वस्तु हम मान लो बता देते हैं। मान लिया कोई प्रश्न आ गया कि असहयोग आंदोलन के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए, या असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश के सेनानियों की चर्चा कीजिए, कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश के असहयोग आंदोलन में शामिल थे। मान लीजिए प्रश्न ये पूछ लिया गया और हम बोल दें कि हमने असहयोग आंदोलन की चर्चा की है किताब में, देखिए ये प्रश्न यहां से आ गया। नहीं, हम आपको उसके दोनों पहलुओं की चर्चा करेंगे। प्रश्न में जो जो पहलू पूछा गया है हम किताब में देखेंगे क्या वो पहलू उस किताब में शामिल किया गया है या नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमने किताब बनाई एक निश्चित समय में, टीम ने उस पर मेहनत की
और मेहनत का बहुत ही सुखद परिणाम सामने आया कि उसमें 20 में से 18 प्रश्न सीधे सीधे इस पुस्तक से संबंधित हैं। 20 में 18 से मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ पेपर टोटल? 200 नंबर का। 200 में से 180 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे इस किताब से हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। तो अब हम चर्चा करते हैं सीधे एक पहले प्रश्न को, फिर दूसरे प्रश्न को, ऐसे ही हम क्रमवार ढंग से प्रश्न संख्या की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किताब के किस पेज से वो प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इस किताब का प्रश्न संख्या 1 ये रहा। जो पेपर आयोजित हुआ है उसका खंड अ है। उसका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता के नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब इस प्रश्न में दो खंड हैं, एक सीधा साधारण प्रश्न नहीं है, इसमें दो खंड हैं। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया, एक खंड तो यह हो गया। दूसरा क्या है? उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण, उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण। तो दो खंड हो गए इस प्रश्न के। अगर मैं कहूं कि इस पुस्तक में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, हमने महाधिवक्ता के बारे में लिखा है और उसके कार्यों के बारे में नहीं बताया है, तो हम नहीं कह सकते कि प्रश्न हमारी किताब से आया है। लेकिन हाँ भाई, हम देखेंगे कि उसमें किस किस की चर्चा की गई है, तो हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पुस्तक का पेज नंबर 112, यह है पेज नंबर 112। इसका टॉपिक है महाधिवक्ता। जैसा कि मैंने चर्चा की कि सिर्फ एक खंड नहीं होगा। 112 में किसकी बात है? महाधिवक्ता की। और आगे क्या है? योग्यताएं। योग्यता किसकी? नियुक्ति की। उसकी नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अमुक व्यक्ति में होनी आवश्यक हैं, तो ये आगे। और इसके बाद चर्चा किसकी है? उसके कार्य एवं शक्तियां। तो आप देख रहे हैं दोनों पहलू, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके कार्य, दोनों का उल्लेख इस प्रश्न के इस बुक के अंतर्गत किया गया है। तो हम देख रहे हैं पहला प्रश्न एज इट इज इस किताब से हल हो जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन संख्या 2 की। यह प्रश्न 1 हो गया। अब प्रश्न दूसरा देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 यह क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। एक तो खंड यह हो गया, क्षेत्रीय दलों की प्रकृति, और दूसरा राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दो बातें हैं, एक तो क्षेत्रीय दलों की प्रकृति क्या है, क्षेत्रीय दलों के प्रकार नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रकृति। और दूसरा राज्य की राजनीति में उनके महत्व। तो आप देख लेते हैं यह प्रश्न संख्या इस किताब के किस पृष्ठ पर है, उससे संबंधित जो मटेरियल है उसकी चर्चा कहां की गई है। तो इसका देख लेते हैं पेज संख्या 119। देखिए पेज संख्या 119 ये है ना, पेज संख्या 119 ये रहा। और टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। सीधा सीधा प्रश्न है, इनकी पृष्ठभूमि क्षेत्रीय दलों की, और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या क्या है। यानी हम बात कर रहे थे कि उसकी प्रकृति, तो क्या बात कही गई यहां पर कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल सामान्यतः क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं, ये विशेष धर्म, भाषा या नृजातीय समूह के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका निर्माण किस आधार पर होता है? इन आधारों पर। तो उनकी प्रकृति इस प्रकार से है और उससे संबंधित अन्य बिंदु हैं, उनकी चर्चा ये है। और उनकी भूमिका राज्य की राजनीति में वो ये रही, क्या क्या काम करते हैं आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में पूरा दिया गया है, उनकी क्या भूमिका है राज्य की राजनीति में, राज्य के विकास में। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह एज इट इज इस किताब से हल हो जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है सीधा एक ही पेज के अंतर्गत है या कंटिन्यूटी में दूसरे पेज के अंतर्गत है। इसी तरह से 18 के 18 प्रश्न इस किताब के आपको हल करते हुए अभी दिखेंगे। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 हो गया था। प्रश्न संख्या 3 इस किताब से नहीं है। तो अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न अन्य दो जो प्रश्न थे शुरू के, उनसे इस रूप में भिन्न है कि यह सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। सीधा एक पक्ष पूछा गया है, पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सिर्फ यह पक्ष है, पर्यटन की बृहत्तर संभावनाएं। तो इसको देख लेते हैं ये किस पेज के अंतर्गत है। तो किताब का पेज संख्या
237। क्या है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न आयाम, जो संभावनाएं होंगी, बृहत्तर संभावनाएं किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में इसकी संभावना है पर्यटन की उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? पर्यावरणीय आयाम, आर्थिक आयाम और सामाजिक आयाम। इन तीनों आयामों को लेकर के आप इन बिंदुओं को लिख दीजिए। इस प्रश्न का सीधा सीधा सा उत्तर हो गया। तो यह प्रश्न भी सीधा सीधा सा इस किताब से है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यह प्रश्न संख्या 4 हो गया। 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से हैं, यूपी बुक सामान्य अध्ययन पेपर 5। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। एक ही पक्ष सीधा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की बात कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। तो इसका हम जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। तो किताब का पेज नंबर 169, इसको हम देख लेते हैं। 169 ये आ गया आपका। क्या कहता है? सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। तो उत्तर प्रदेश एक विस्तृत भूभाग वाला राज्य और इसकी पूरी चर्चा की गई है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? ये रहीं सीमा सुरक्षा चुनौतियां, नशीले पदार्थों हथियारों की तस्करी, इसके अंदर अल्प पहलू हैं, अवैध अप्रवास। ये चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश के सीमा से जुड़ी हुई, जो सीमावर्ती क्षेत्र उनसे जुड़ी हुई आंतरिक सुरक्षा की ये चुनौतियां हैं। तो इस प्रश्न का भी पूरा का पूरा जो उत्तर है इस बुक से मिल जा रहा है, इस किताब से मिल जा रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपको जो पुस्तक 6 है, प्रश्न पत्र 6 की जो पुस्तक है यूपी बुक संस्कृति आईएएस की, उसमें से भी इसी तरह से अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने प्रश्न 5 तक देख लिए। इन 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से हल हो रहे हैं एज इट इज, उसके सारे पहलुओं को कवर करते हुए। इसी तरह से यूपी बुक जो प्रश्न पत्र 6 की है उसमें से भी 18 प्रश्न एज इट इज हल होंगे। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 ये रहा आपका। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताएं, उत्तर प्रदेश की नहीं पूछा है, आगरा की। सिर्फ एक चुनौती हो जाती है, हम किताब बनाते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की स्थापत्य नहीं, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्थापत्य महत्वपूर्ण प्रमुख स्थापत्य कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर है प्रमुख स्थापत्य? आगरा एक बड़ा स्मारक वाला जगह है, बड़ा जो प्रदेश का एक बड़ा शहर है, और वो इसीलिए जाना जाता है। और यहां पर सबसे ज्यादा स्मारकें कहां की हैं, किस समय की हैं? मुगल काल की। जैसे फतेहपुर सीकरी, आगरा का लाल किला, ताजमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा। इस तरह के जो स्थापत्य हैं उन्हीं की चर्चा करने की बात की गई इस प्रश्न के अंतर्गत। तो बात तो हो गई, मैंने तो बता दिया। इस किताब में है या नहीं वो हम देख लेते हैं। तो पेज संख्या 39 ये रहा जी आपका, पेज संख्या 39। इसमें यह है चर्चा, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन वास्तुकला। तो मैंने भी चर्चा की थी कि आगरा में मुख्य रूप से मुगल कालीन स्थापत्य है। तो यहां पर दिया गया है आगरा का किला है, किला तो दिल्ली में भी है। अंतर क्या दोनों में? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, और दिल्ली का जहांगीर ने। तो ये पुराना है उससे, और भव्य है। कभी आप लोग देखने जाइए, भव्य है, दिल्ली के लाल किले से बहुत बड़ा है और एकदम भव्य है। तो ये हो गया। जहांगीर महल है वहां पर। इलाहाबाद का किला भी है, ये अकबर ने बनवाया था, लेकिन ये इलाहाबाद में। बात किसकी चल रही है? आगरा की। फतेहपुर सीकरी, अगर आप लोग गए होंगे वहां देखा होगा आपने, फतेहपुर सीकरी में क्या कर है? हवा महल है वहां पर, जोधाबाई का महल है, और वहां पर बुलंद दरवाजा है। इस सब की चर्चा है। जोधाबाई का महल है, बीरबल की कोठी है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है वहां पर, बुलंद दरवाजा है। ये बुलंद दरवाजा बना हुआ है, यहां पर बुलंद दरवाजा है, ये नीचे चित्र दिया हुआ है इसका, ये रहा बुलंद दरवाजा। ये कब बनवाया था अकबर ने? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये अकबर का मकबरा है,
जो सिकंदरामन है, जो आगरा से दिल्ली के लिए जो पुराना रोड है, उसी पर एक जगह पड़ती है सिकंदरा, और वहां पर है अकबर का मकबरा। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है कि आगरा के स्थापत्य की विशेषताएं बता दी, स्थापत्य कौन कौन से हैं, वो सारे इस किताब के इन 2 पेज के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अब तक जैसे प्रश्न संख्या सारे मिलते रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, 3 को छोड़ दिया जाए, उसी तरह प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सीधा सीधा इस किताब से मिल रहा है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। तो आपने हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ी होगी तो उसमें देखते हैं उसका पूरी विस्तार कहां तक देखते हैं, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। तो वही सिर्फ आलमगीरपुर है कि और भी स्थल हैं? कौन कौन से स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो उत्तर प्रदेश में है? तो हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 का। तो किताब का पेज संख्या 9 ही आ गया, आद्य ऐतिहासिक काल, और इसमें सिंधु सभ्यता यानी कांस्य युग। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसमें उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य तो पहला है हुलास सहारनपुर, और कहां है? आलमगीरपुर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता है, उसका पूरी विस्तार की जब चर्चा की जाती तो उसको क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, मेरठ में जो पड़ता है। ये है मांडी, मुजफ्फरनगर। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो ये रहे। तो देख रहे, एक ही पेज के अंतर्गत, एक ही हेडिंग के अंतर्गत पूरे प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 7 प्रश्न। तो आपने एक चीज देखी होगी, हमने 7 प्रश्नों की अभी तक चर्चा की है, और इनके उत्तर सीधे सीधे एज इट इज इस किताब में आपको मिल जा रहे हैं। 8 में से 7 प्रश्न सीधे सीधे इसी किताब से आपको मिल गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न 8 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के भूमिका की विवेचना कीजिए। क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश की भूमिका यानी उत्तर प्रदेश के कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी इसमें शामिल रहे, और किस रूप में उत्तर प्रदेश शामिल रहा है असहयोग आंदोलन के। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8। तो पेज संख्या 64 देखिए क्या लिखा है। असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, अंतर भी नहीं है, प्रश्न में जो पूछा गया है एज इट इज इस किताब के पेज संख्या 64 पे लिखा हुआ है। असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, यहां से शुरू होकर के एक हेडिंग है, ये पूरा टॉपिक है, और उसमें ये हेडिंग थी असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, और पूरी हेडिंग ही एज इट इज प्रश्न के रूप में पूछ ली गई है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देना है प्रश्न संख्या 8 का, तो आपने संस्कृति आईएएस की यूपी बुक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 का अगर पेज संख्या 64 को आपने पढ़ा है तो उसमें से हेडिंग के अंतर्गत पूरे प्रश्न का उत्तर आपको एज इट इज मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं, मैं वही बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि प्रश्न का जो मूल विषय है वो मिल जाए, उसके अन्य पहलू जो हैं वो इसके अंतर्गत आपको ना मिले। पूरा का पूरा प्रश्न आपको इस किताब के पृष्ठ दर पृष्ठ आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब तक 8 प्रश्न हो गए, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये रहा, क्या कहता है? उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है ये भी। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य, सीधा सीधा सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज नंबर 131, इस किताब का पेज नंबर 131 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के संबंध में चर्चा है कि नहीं। पेज नंबर 131 क्या है? उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 और इसके उद्देश्य हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न सीधा 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 प्रश्न आपको यहां से मिल जा रहा है। जो प्रश्न पूछ रहा है वही हेडिंग के या सब हेडिंग के अंतर्गत उन्हीं बिंदुओं की चर्चा की गई है। सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न और सीधा दिया गया है किताब के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है
कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण रहा है, विश्लेषण कीजिए। अब ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा कह सकते हैं। पेचीदा इस सेंस में नहीं कि बहुत जटिल है, बहुत जटिल पहलू पूछे गए, ऐसा नहीं है। यानी अभी जिन प्रश्नों की हमने चर्चा की थी शुरू में प्रश्न संख्या 1 और 2 वो तो इसी प्रकृति के थे, यानी उसमें एक से अधिक पहलू पूछे गए थे। इस प्रश्न में फिर से एक से अधिक पहलू पूछे गए। पहला पहलू क्या है? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि देखने में लग रहे हैं दो पहलू, लेकिन प्रश्न को घुमाया गया, थोड़ा बड़ा किया गया है। क्या बात है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या दिख रहा है? प्रश्न का मूल विषय क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 की चर्चा है पेज नंबर 189 टू 190 इस किताब का। तो हम 189 पे जाते हैं, 190 उसके बाद स्क्रॉल करके हम पहुंच जाएंगे। ये रहा उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट, और इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। प्रदेश में प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा, इसकी चर्चा है, उसकी क्या स्थिति है उसकी बात की गई है। और आगे आपका 190 है ऑपरेशन कायाकल्प। दोनों पहलू सीधा सीधा ऑपरेशन कायाकल्प सीधा सीधा इसके अंतर्गत दिया गया है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे अब तक जितने प्रश्नों की हमने चर्चा की है, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 के तक, सिर्फ प्रश्न संख्या 3 को छोड़ करके 9 के 9 प्रश्न आपको इस किताब से सीधे सीधे मिल रहे हैं, पेज किसी एक पेज में या उसके कंटिन्यूटी में दूसरे पेज में। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए और भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए। यह प्रश्न है बहुआयामी, बहुपक्षी। इसमें सीधे सीधे से दो पक्षों की बात की गई है। तो पहला तो है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरण, और दूसरा भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए। यानी भूमि सुधारों में कौन से ऐसे प्रयास किए गए, कौन से ऐसे उपाय किए गए जिससे भूमिहीन जो कृषक थे उनको उससे लाभ हुआ। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि पुस्तक में ये प्रश्न है या नहीं है, तो कितना है। प्रश्न संख्या 11 और पेज नंबर 146 से 149। चूंकि बड़ा टॉपिक है तो कंटिन्यूटी में है टॉपिक, उससे 146 को देख लेते हैं। यह है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम। ये रहे इसके चरण। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, मुआवजे का भुगतान, कृषि अधिकारों की सुरक्षा, भूमि काश्तकारी प्रणाली का सरलीकरण, भूमि को किराए पर देने पर रोक, भूमि के संचय का निषेध और सामान्य उपयोगिता की भूमि। ये चरण हो गए इसके, और ये इससे लाभ हुए। कौन कौन से लाभ हुए? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, मुआवजे का भुगतान की व्यवस्था की गई, जिनको नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए, कृषि अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई, काश्तकारी प्रणाली का सरलीकरण किया गया, और भी जो भी पहलू इन दोनों के अंतर्गत आते हैं, दोनों पक्षों के अंतर्गत जो भी बिंदु आते हैं, उन सब की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। तो मैं वही कह रहा था कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है, मैं इन 18 प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करूंगा एक के बाद एक, और इन सब की चर्चा इस किताब के जो मैं पृष्ठ बताऊंगा उस पर की गई है। आप जब किताब, अगर जिन लोगों के पास किताब होगी वो इसको देख सकते हैं, वीडियो के साथ साथ प्रश्न संख्या देखिए, पेज संख्या देखिए, और आप वहां पर जाकर ढूंढ लीजिए। नहीं तो आप किताब ले लीजिए मार्केट से जाकर के, मार्केट ना मिले तो संस्कृति IAS में संपर्क कर लीजिए, वहां आपको किताब मिल जाएगी। आपको सारे के सारे प्रश्न और उनके उत्तर एज इट इज जो मैं बता रहा हूं उस पेज पर आपको मिल जाएंगे इसी रूप में। तो कितने प्रश्न हो चुके? 11 प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 यहां नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि प्रश्न संख्या 12 इस किताब में नहीं है, उसका उत्तर इस किताब से नहीं मिल पाएगा। तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालें।
किसकी बात है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है? परीक्षण कीजिए। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है यानी पूरे जिले को इलेक्ट्रॉनिक बना देना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से जोड़ देना। जो भी सिस्टम जहां आप जाते हैं फाइलिंग के लिए, ऑफिस में जाते हैं आप, फाइलिंग के माध्यम से काम होता है, वो काम आपके घर पे बैठ करके या किसी अधिकारी के पास जाकर के पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13। तो हम इसको देखते हैं कि ये प्रश्न संख्या किताब में है या नहीं। तो किताब का इसका पेज नंबर 140 ये रही, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस, ये चर्चा है ना पूरी। ई जिला जो योजना है, जो जनहित गारंटी अधिनियम लाया गया था, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये पूरी ई सेवा, कौन कौन सी ई सेवाएं होंगी वो इसके अंतर्गत, जन सुविधा केंद्र, ये पूरी ई सुविधाएं कौन कौन सी हैं इसके ई शासन के अंतर्गत, और उसके लिए योजना लाई गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट जो एक्ट लाया गया था उसके अंतर्गत ये योजना लॉन्च की गई थी इसी के लिए। तो इसमें उन सारी चीजों की चर्चा की गई है, कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निविदा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और भी जो भी सुविधाएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो सारे प्रश्न जो हैं वो इस किताब से हल हो रहे हैं। अब तक हमने जितने प्रश्नों की चर्चा कर ली है, ये कौन सा नंबर प्रश्न संख्या था? 13। तो हम देखें 13 में सिर्फ 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 12 वो इस किताब में नहीं है। बाकी सारे प्रश्न जो हैं वो इस किताब से हल हो रहे हैं एज इट इज, उनके सारे पहलुओं को शामिल करते हुए। तो ये प्रश्न संख्या 13 है, ये पूरा एज इट इज मिल गया आपको। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। क्या बात कर रहा है? ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पदानुक्रम और शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। 2 पहलुओं की बात की गई है। तो हम जानते हैं कि भारत एक जाति आधारित समाज है। भारतीय समाज की मूलभूत विशेषता है जाति, और जाति के आधार पर भारत की सामाजिक संरचना निर्धारित होती है। और अगर हम उसको परंपरागत रूप में देखें तो ग्रामीण समाज का अध्ययन हमें करना होगा। उसी की चर्चा इस प्रश्न के अंतर्गत की जा रही है कि आपकी जातिगत स्थिति ऊपर होगी तो आपकी संसाधनों तक पहुंच अधिक होगी, आपके पास शक्ति अधिक होने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। तो ये जो पहलू, इसी की चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 14 इसको हम देखते हैं। तो किताब के पेज नंबर 83 ये है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सामाजिक संरचना, जातिगत समाज। मैं अभी बता रहा था ना कि भारतीय समाज की संरचना जातिगत है। तो जब समाज की बात करते हैं तो जातिगत समाज की संरचना हो जाएगी, और उसका अध्ययन करना तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना होगा। शहरी क्षेत्रों में जाति का जो ढांचा था, परंपरागत जो संरचना थी, वो कुछ हद तक कमजोर हुई। तो उसका जो अध्ययन, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी मूलभूत संरचना वो देखनी है तो ग्रामीण भारत में जाना पड़ेगा। तो जातिगत समाज ये रहा है भारत का उत्तर प्रदेश में, और उसके संबंध किस तरह के रहे हैं विभिन्न जातियों के बीच में, वो ये रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में भी जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, और सारे उनके कर्तव्य दायित्व तो जाति से जुड़े हुए होते हैं। इसकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। हर प्रश्न आपको इस किताब से हल होता हुआ दिखेगा, सीधा का सीधा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब फिर से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आ गया। अब इसमें 2 पहलू नहीं है, एक से अधिक पक्ष नहीं पूछे गए, सिर्फ पूछा गया है संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, ये कहां पर है, इसकी चर्चा किताब में की गई है क्या? तो 15 नंबर प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। किताब का पेज संख्या 173 से 174, 173 और उसकी कंटिन्यूटी 174 को हम देख लेंगे। ये रहा विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स। इसका गठन के उद्देश्य क्या है? ये सारे संगठित अपराध को रोकने के लिए इसमें क्या क्या उपाय हैं, उनकी सबकी चर्चा की गई है। तो अब देख रहे सीधा सीधा प्रश्न,
संगठित अपराध को रोकने के लिए विशेष कार्यबल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो कितना कारगर है? सीधा है, वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ही स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एसटीएफ जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं ना, जब आप देखते हो क्रिमिनल था, एसटीएफ की टीम गठित की गई है, अमुक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एसटीएफ की 5 टीमें गठित की गई हैं, सुनने को मिलता है वही एसटीएफ है। तो इसकी पूरी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है, क्या उद्देश्य है। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न, मैं शुरू में बोला था और उस बात को मैं बार बार बोलूंगा, अगर ये किताब आपके पास है, यूपी बुक संस्कृति आईएएस की यूपी बुक पेपर 5 और पेपर 6 के लिए, तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं इस किताब से सीधे सीधे हल होते हुए आपको दिखेंगे। अगले प्रश्न की हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 हो गया, अब प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, तो किताब का पेज संख्या 65। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और ये बाबा रामचंद्र है, इन्हीं के बारे में पूरा यहां पर दिया गया है आपको कि कहां के रहने वाले थे, कौन थे, इनकी क्या भूमिका रही, पूरा इसके अंतर्गत आपको दिया गया है। तो सीधा सवाल, जैसे बाकी सवाल मिले वैसे ये सवाल भी सीधा सीधा इस किताब से हल हो रहा है, किसी एक पेज से या उसके कंटिन्यूटी में दूसरा पेज है उससे सीधा सीधा आप देखेंगे सारे प्रश्न इस किताब से हल हो रहे हैं। तो अब तक हमने कितने प्रश्नों की चर्चा की? 16 प्रश्नों की। उस 16 प्रश्न संख्या तक आ गए, चर्चा हमने की 14 सवालों की इसके अंतर्गत। सिर्फ प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 12 इस किताब में नहीं है, बाकी सारे के सारे सवाल इस किताब के किसी न किसी पेज से हल हो रहे हैं, एज इट इज जैसे पूछे गए हैं वैसे उस रूप में। अगला सवाल हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? 1857 के स्वातंत्र समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। पढ़ने में कैसा लग रहा है? कोई बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा गया, स्वातंत्र समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान की चर्चा कीजिए। यानी जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको हम बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे वो शामिल थे, कौन कौन उसके अंतर्गत भागीदारी निभा रहे थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 57 से 58, क्या बात है, 1857 में 57 पेज नंबर 57। अब देखिए मतलब किस तरह से आ रहा है। ये रहा 1857 की क्रांति, भाई आराम से 1857 की क्रांति ये रही। अब इसमें पढ़ लीजिए कौन कौन शामिल थे। ये हो गया, पूरा दिया गया है इसमें कौन कौन शामिल था, मंगल पांडे, वक्त खां, इन सब की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। कानपुर के नाना साहब और जो भी सब की चर्चा जिला वाइज इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, जहां जहां पर जिस जिसकी भूमिका रही है, लखनऊ में महारानी बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सब का उल्लेख क्रमवार ढंग से बारी बारी इस किताब में किया गया है इन 2 पेज के अंतर्गत। तो जिस तरह बाकी प्रश्नों के सवाल, बाकी प्रश्न हल हो गए इस किताब से, ये भी प्रश्न उसी तरह से समान रूप से हल हो जा रहा है इस किताब से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। सीधा सा सवाल है ये भी। हम एक चीज देख रहे हैं कि अधिकांश सवाल में क्या पूछा गया, एक ही पहलू पूछा गया है, एक से अधिक पहलू नहीं पूछे गए। सीधा सीधा देख रहे हैं, कुछ कुछ प्रश्न सीधे सीधे एक हेडिंग के रूप में ही थे, जैसे असहयोग आंदोलन वाला था। यह प्रश्न भी क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान महत्वपूर्ण रहे हैं, सीधा सा सवाल। अभी हम देख लेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसमें। 18 नंबर प्रश्न, तो पेज संख्या 28 से 30, तो हम पेज संख्या 28 देख लेते हैं। ये है पेज संख्या 28। तो इसमें कौशाम्बी सांस्कृतिक महत्व मूल रूप से किससे जुड़ा रहा है? कौशाम्बी बौद्ध धर्म से, ये पूरा
गौतम बुद्ध के समय कौशाम्बी अपने ऐश्वर्य के चरम पर थी, जातक कथाओं तथा बौद्ध साहित्य में कौशाम्बी का वर्णन अनेक बार आया है। तो कहां से पूछा जा रहा है प्रश्न, आपको वो देखना है कि प्रश्न पूछा कहां से जा रहा है। बौद्ध धर्म की क्या पूछ रहा है कि स्थल की बात कर रहे हैं, उसकी भूमिका बताइए। क्या प्रश्न था? उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो कहां पर किससे जुड़ा हुआ है? कौशाम्बी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौशाम्बी से जुड़ा हुआ है, तो उसका उल्लेख इस किताब में सीधा सीधा किया गया है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यह भी सीधा सा प्रश्न है। आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्य दो की चर्चा करने की बात की गई इसमें। तो प्रश्न संख्या 186 को हम देख लेते हैं, सॉरी पेज संख्या 186। ये रहा, आयुष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष चिकित्सा विभाग स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत, और इसकी पूरी चर्चा किसके अंतर्गत की गई है? आयुष विश्वविद्यालय के उद्देश्य उसे क्या है, उन सब की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। तो जिस तरह से बाकी प्रश्न मिले, ये प्रश्न भी इसी किताब से है। अब हम अंतिम प्रश्न देख ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण कीजिए। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे गए हैं, वन लाइनर प्रश्न है, और कुछ कुछ प्रश्न क्या थे, बहुपहलू वाले प्रश्न थे, अलग अलग पहलू थे, उनमें एक से अधिक पहलू पूछे गए थे। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा पहलू पूछे गए। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में, स्वास्थ्य नीति 2018 के बारे में नहीं बताना, उसमें क्या बताना है उसकी चर्चा करनी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण कीजिए। ये दो पहलू हैं, इसमें अलग से पहलू में प्रयास हैं, पहल है और नीति निर्देश, इनकी चर्चा की गई है। तो इसको हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20, पेज नंबर 184। ये रहा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास, ये सीधा रहा। राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना की दिशा में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 का अनुसरण कर रही है, और उन सब की चर्चा इसके अंतर्गत की गई। क्या क्या पहले हैं, क्या क्या प्रयास हैं, और कौन कौन से नीति निर्देश सरकार ने दिए हैं, उन सब की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। यही प्रश्न संख्या इससे पहले वाला था, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र से दो प्रश्न पूछे गए। तो क्या देखा हमने कि इस बुक से, जो संस्कृति आईएएस की यूपी बुक है, इसका आपको मैंने कवर दिखाया था शुरू में, यह किताब 20 में से 18 प्रश्न जो इस बार की मुख्य परीक्षा हुई है नए पैटर्न पर, उसमें जो नए पेपर जोड़े गए थे, पेपर 5, पेपर 6 जनरल स्टडीज के अंतर्गत, उसमें से 20 प्रश्न पूछे गए और 18 प्रश्न सीधे सीधे इस किताब से हल हो रहे हैं। और वो भी ऐसे नहीं कोई एक पक्ष पूछ लिया गया, पूरा का पूरा प्रश्न एज इट इज जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वो इस किताब के किसी न किसी पृष्ठ पर या उसकी कंटिन्यूटी दूसरे पेज पर साथ में हल हो रहा है। तो इस तरह से अगर इन प्रश्नों को आपको हल करना है, आपको देखना है, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। जिन लोगों के पास होगी उनको बहुत बहुत बधाई, को उनके लिए इस बार ये जो अवसर था यूपी पीसीएस का, वो सुनहरा अवसर साबित हुआ कि 250 पेज की किताब से उनके 18 प्रश्न हल हो गए, और सीधे सीधे एक से दूसरे पेज पर किसी न किसी पेज पर थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगला लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे पेपर 6 की, जो सामान्य अध्ययन का पेपर 6 हुआ है, उसके लिए हमने किताब बनाई थी यूपी बुक सामान्य अध्ययन 6। उसके अंतर्गत भी मैं अभी बता दे रहा हूं 20 में से 18 प्रश्न इसी प्रकार से सीधे सीधे इस किताब से सॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू।